आज सौगाते मोदी को लेकर बहस छिड़ी है, लेकिन पहली बार नहीं बीजेपी की तरफ से एक समावेशी समाज की तरफ प्रयास दिख रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले भी सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था। पर मुस्लिम मतदाताओं को क्या ये प्रभावित करने में सक्षम होगा? मोदी जी को जय श्री राम। दो 2014 में सबका साथ सबका विकास। हम सबका विकास भी चाहते हैं, सबका साथ भी चाहते हैं। लगाव के कारण 2019 में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। हम सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र को समर्पित है। 2024 में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ पिछले 10 सालों के ये वो 3 नारे हैं जिनकी बुनियाद पर मोदी सरकार खड़ी है। लेकिन फिर भी सवाल उठते हैं कि मोदी सरकार ने मुसलमानों के लिए क्या किया। दरअसल ये माना जाता है कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका बीजेपी के खिलाफ वोट करता है, लेकिन एक दूसरा तबका भी है जिसका वोट पाने की बीजेपी कोशिश करती है। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। 2005 में भारतीय मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए सच्चर कमेटी गठित की गई थी। उसकी रिपोर्ट के अनुसार मुसलमानों के बीच 3 समूहों की बात होती है। जो किसी सामाजिक भेदभाव से मुक्त हैं, उन्हें अशरफ कहा जाता है। जो हिंदू ओबीसी के समान हैं, उन्हें अजलफ कहा जाता है। जो हिंदू एससी के समान हैं, उन्हें अर्जल कहा जाता है। यानी जिन्हें मुस्लिम ओबीसी कहा जाता है, वो अजलफ और अर्जल का सम्मिलित होते हैं। अशरफ खुद को अरब से आने वाले मुसलमानों का वंशज बताते हैं। इसमें सैयद, शेख, सिद्दीकी और पठान जैसे मुसलमान आते हैं। अजलफ वो जो भारत में दूसरे धर्मों से इस्लाम में कन्वर्ट हुए, इसमें बुनकर या दर्जी जैसे लोग शामिल हैं। और अर्जल वो जिनमें धोबी, नाई, कसाई और फकीर जैसे लोग शामिल हैं। ये बंटवारा 1901 के सेंसस में पहली बार किया गया। हालांकि इस्लाम में या दूसरे मुस्लिम मुल्कों में इस तरह का जातिगत बंटवारा नहीं है। पसमानदा मुसलमानों का जिक्र सबसे पहले 1990 में निकला, जब पत्रकार से नेता बने अली अनवर अंसारी ने पसमानदा मुस्लिम महाज की स्थापना की। उसके बाद ये फिर चर्चा में आए जब पीएम मोदी ने पसमानदा मुस्लिमों के पिछड़ेपन का मुद्दा उठाया। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमंदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमंदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं। कितनी ही जातियां। ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। मुसलमानों के लिए बीजेपी की तरफ से कई कार्यक्रम, कई स्कीमें चलाई गई। फरवरी 2025 में पीएम मोदी ने सूफी संगीत समारोह जहान खुसरो में हिस्सा लिया। 2 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर मुबारकबाद दी। उन्होंने किरण रिजिजू को दरगाह पर चढ़ाने के लिए एक चादर भी दी। मार्च 2024 में पीएम मोदी ने कश्मीर में हजरत बल दरगाह की जियारत की। विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर के तहत दरगाह के लिए विकास कार्य की शुरुआत की। 2022 में वजीर आजम आली जनाब नरेंद्र मोदी के मन की बात उर्दू के साथ नाम से
पीएम मोदी के भाषण की 1 लाख कॉपियां मुसलमानों में बांटी गई। 2018 में दाऊदी बोहरा मुसलमानों को पीएम मोदी ने अपना भाई कहा। इसके अलावा सूफी समुदाय के लिए बीजेपी ने सूफी संवाद महाअभियान चलाया। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों तक पहुंचने के लिए शुक्रिया भाईजान, पश्चिम बंगाल में मोदी दादा, महाराष्ट्र में मोदी भाऊ, तमिलनाडु में मोदी अन्ना जैसे प्रोग्राम चलाए। इन सभी कार्यक्रमों की टैग लाइन एक ही रही, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या इन कार्यक्रमों का कोई फायदा बीजेपी को मुस्लिम वोटों के रूप में मिल पाया? नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिकल स्टाइल है उसमें मुसलमानों को साधने की कोई स्पेस नहीं है। यह सब वो इसलिए कर रहे हैं ताकि एक समय जब एनआरसी कर रहे हैं, वक्फ लेके आ रहे हैं, तब वो मैसेज दे सकें कि आप सब वक्फ और एनआरसी पर सरकार के स्टैंड को जिस नजरिए से देख रहे हैं वो नजरिया नहीं है। 2024 में पीएम मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में मुस्लिम बहुल इलाकों ने बीजेपी को पूरी तरह से नकार दिया। यहाँ करीब 3,52,000 मुस्लिम वोटर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 20 बूथों पर सिर्फ इकाई में वोट मिले और 180 बूथों पर यह संख्या दहाई अंकों तक ही सीमित रही। यानी वाराणसी के मुस्लिम वोटरों ने बीजेपी से दूरी बनाए रखी। 2024 के चुनाव की शुरुआत में बीजेपी ने वाराणसी में मोदी भाईजान कार्यक्रम चलाया। इसके जरिए मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कोशिश की थी। उम्मीद थी कि सरकारी योजनाओं का फायदा वोटों में बदलेगा, लेकिन बूथवार आंकड़ों ने कुछ और ही कहानी बयान की। मुस्लिम बहुल सरैया वार्ड, जहां 3,000 से ज्यादा राशन कार्ड और 2,500 से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बने थे, उस सरैया वार्ड में 517 में से 507 वोट कांग्रेस को मिले थे। वहीं 8 बीजेपी को और 2 बीएसपी को मिले। आंकड़ों के हिसाब से मुस्लिम बहुल इलाकों में 99% वोट कांग्रेस के पक्ष में गए। बावजूद इसके मुस्लिम मतदाताओं ने बीजेपी को नकार दिया। अब नजर डालते हैं बिहार पर। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटिंग पैटर्न साफ बताता है कि एनडीए को सिर्फ 12% मुस्लिम वोट मिले, जबकि इंडिया गठबंधन को 87%। यही ट्रेंड 2020 के विधानसभा चुनाव में भी दिखा, जहां एनडीए को मात्र 5% और महागठबंधन को 76% मुस्लिम वोट मिले थे। यानी कोशिशें हुई तो कई बार, लेकिन वो नतीजों में तब्दील नहीं हो पाई। तोहफों का आदान प्रदान रिश्तों को मजबूत करता है, और ये तोहफे जब इस्लामिक देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो तो आप तोहफे पाने वाले की अहमियत समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को मुस्लिम देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से कई बार नवाजा है। उन्हें सऊदी अरब, यूएई, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान जैसे देश 6 बार पुरस्कार दे चुके हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह को सिर्फ एक इस तरीके का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। देश में भले ही नरेंद्र मोदी और मुसलमानों के रिश्तों को लेकर बहस हो रही है, भले ही ये चर्चा का विषय है कि नरेंद्र मोदी के भाईजान कौन, लेकिन इस्लामिक मुल्कों से पीएम मोदी के इस्तकबाल की जो तस्वीरें आती हैं वो अलग ही कहानी बयान करती हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें मिलनसारी भी है, भाईचारा भी है, दोस्ती भी है। इस्लामिक देशों ने कई बार प्रधानमंत्री मोदी को अपने देशों के सबसे बड़े अवार्ड से सम्मानित किया है। ये जाहिर करता है कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना इस्लामिक देशों के लिए कितना जरूरी है। 12 मार्च 2025 को मॉरिशस ने पीएम मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन अवार्ड से सम्मानित किया। दिसंबर 2024 में नरेंद्र मोदी को कुवैत ने द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। अगस्त 2019 में पीएम मोदी को बहरीन ने किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां अवार्ड से सम्मानित किया। अगस्त 2019 में ही पीएम मोदी को संयुक्त अरब अमीरात ने ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड से नवाजा। जून 2019 में मालदीव्स ने पीएम मोदी को रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन अवार्ड से सम्मानित किया। फरवरी 2018 में फिलिस्तीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन सम्मान दिया। जून 2016 में अफगानिस्तान ने पीएम मोदी को अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड से नवाजा। अप्रैल 2016 में सऊदी अरब ने पीएम मोदी को किंग अब्दुल अजीज साश अवार्ड से सम्मानित किया।
पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात 7 बार जा चुके हैं। सऊदी अरब और कतर 2 बार, बहरीन और ओमान 1 बार फिलिस्तीन, 1 बार जॉर्डन और ईरान। पीएम मोदी के अरब मुल्कों से रिश्तों की ही बदौलत जो कभी सोचा नहीं जा सकता था वो मुमकिन हो पाया है। 14 फरवरी 2024 को अपने संयुक्त अरब अमीरात के 7वें दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहरीन की राजधानी में 200 साल पुराने श्री कृष्ण मंदिर के पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन किया। नवंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया में हिंदू और बौद्ध मंदिरों के पारंपरिक द्वार तोड़ना गेट का उद्घाटन किया। भारत और इस्लामिक देशों ने मोदी के कार्यकाल में कूटनीतिक, व्यापारिक और निजी रिश्तों में मजबूती देखी है।